हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वसुधा अपने 4 बेटों के साथ रहती है, जिनके नाम रोहन, संकल्प, अनिरुद्ध और मयंक होते हैं। उन चारों का एक बहुत अच्छा कपड़ों का बिजनेस होता है। उन चारों की शादी की उम्र हो चली थी, इसीलिए वसुधा ने उन चारों की शादी 4 बहनें काव्या, रिया, चारू और राधिका से करा दी। चारों बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और उनके हाथ के बने कढ़ी चावल तो सभी के पसंदीदा होते हैं। काव्या, क्या बात है यार, तुम चारों बहनों के हाथों में तो साक्षात जादू है, जादू। इतने टेस्टी कढ़ी चावल मैंने बचपन से लेकर आज तक कहीं नहीं खाए। हाँ, बहुत ही कमाल के बने हैं। और तो और इसमें मिलाए गए अलग अलग प्रकार के पकौड़े इसके स्वाद पर और भी 4 चांद लगा रहे हैं। हाँ, सही कहा मयंक ने। अरे धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये लो बहुओं, आज की कढ़ी चावल खाकर मेरा तो मन तृप्त हो गया मानो। इसीलिए खुशी के मारे ये तुम चारों के लिए नेक है। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन पड़ोसन रंजना को वसुधा और उसके परिवार की खुशहाली देख बहुत जलन होने लगती है। इस वसुधा की तो ऐसी की तैसी, चारों बेटों की 4 अच्छे घराने की बेटियों संग शादी हुई है। कितना खुशल मंगल चल रहा है सब कुछ इनके घर पर। मुझे तो ये सब बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। और एक प्रकार से रंजना की बुरी नज़र उस परिवार पर लग जाती है और चारों बेटों का बिजनेस लॉस में चला जाता है, जिसके बाद घर में बहुत बड़ी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, उसमें ये सब क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता नहीं अब सब कैसे ठीक होगा। हमारा बिजनेस पापा ने शुरू किया था, पापा की धरोहर था ये बिजनेस, लेकिन आज वही बंद हो गया। इस दुनिया से जाने से पहले पापा ने हमें पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी सौंप दी थी, लेकिन हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतर ही नहीं पाए। माफ करना माँ, माफ करना पापा। ना बच्चों, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो होना था वो हो गया। हाँ, आप सब इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा? बिजनेस ना सही पर कम से कम कोई जॉब तो मिल ही जाएगी ना आप चारों को। ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर एक जॉब क्यों नहीं मिल सकती? एकदम सही कहा काव्या ने। और रही बात तभी तक के खर्चे की, तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सुझाव है। हम चारों बहनें मिलकर अब घर बैठे टिफ़िन सर्विस शुरू करेंगे। पड़ोस की उर्मिला है ना, वो भी यही करती है और घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमाती है। तो हाँ राधिका, हम टिफ़िन सर्विस करेंगे और स्पेशल डिश के तौर पर कढ़ी चावल बेचेंगे, क्योंकि हर किसी को हम चारों के हाथ का कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हाँ, है ना? हाँ, और इससे हमें और ज़्यादा ग्राहक भी मिल सकते हैं, ये सही रहेगा। हाँ, काफ़ी बढ़िया सुझाव है राधिका। थैंक्स रिया। तुम चारों बहुओं की इस एकता को देखकर बहुत खुशी हो रही है। जाओ अपने इस नए काम को शुरू करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरे चारों होनहार बेटों, हिम्मत बांधे रखो और आगे बढ़ते रहो। देखना, तुम चारों को भी अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अब चारों बेटे नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं, वहीं चारों बहुएं घर बैठे टिफ़िन सर्विस शुरू करती हैं। और तो और वो गली गली जाकर अपने टिफ़िन सर्विस के पैम्फलेट्स बनाकर उसका प्रचार भी करती हैं, जिससे उनको ढेर सारे ग्राहक मिलने लगते हैं। एक दिन उन्हें एक बहुत बड़े आदमी के घर से ऑर्डर आता है, वो भी उसकी बेटी की शादी के पूरे खाने का। क्या कहा? हाँ माँ जी, हमारा सबसे पहला बड़ा ऑर्डर। एक बड़े आदमी की बेटी की शादी है और उसमें हल्दी, मेहंदी, संगीत और शादी। हर फंक्शन में हमारे यहाँ से ही खाना जाएगा। उन्हें हमारे हाथ के कढ़ी चावल बहुत पसंद आए हैं, इसीलिए उन्होंने हर फंक्शन में कढ़ी चावल तो ज़रूर रखने को कहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तुम चारों की तरक्की करते देख सच में बहुत अच्छा लग रहा है। चारों बहुओं को अब धीरे धीरे बड़े बड़े ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही महीनों में वो चारों अब अपना बड़ा सा ढाबा खोल लेते हैं, जहाँ की स्पेशल डिश कढ़ी चावल ही होती है। वहीं चारों के पतियों को भी एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। धीरे धीरे उन सब पर आई मुसीबतें दूर होने लगती हैं। चारों बहुओं के ढाबे पर जो भी आता वो कढ़ी चावल तो ज़रूर ही खाता और तारीफों के पुल ज़रूर बांधता। ओए होए होए, क्या लाजवाब कढ़ी चावल है जी, मज़ा ही आ गया। ऐसी बेहतरीन कढ़ी सिर्फ आपके ढाबे पर ही मिल सकती है और कहीं नहीं।
ईस्ट और वेस्ट, आप चारों का कड़ी चावल ढाबा इज द बेस्ट। थैंक यू अरे, सो thank you मच, so much. थैंक यू सो मच। वसुधा की बहुओं के ढाबे की तरक्की को देख पड़ोसन रंजना फिर से जलने लगती है। अच्छी भली नज़र लगी थी मेरी इस वसुधा के परिवार पर, लेकिन अब इनके घर पर सब कुछ ठीक होने लगा है। पर मैं ये सब ज़्यादा दिनों तक टिकने नहीं दूंगी। मैं अब इसकी चारों बहुओं के कड़ी चावल ढाबे को बर्बाद करके रहूंगी। ढाबा बंद नहीं करवा के रख दिया तो मेरा नाम भी रंजना ठाकुर नहीं। हाँ, रंजना अब दिन के सन्नाटे में चुपचाप उस ढाबे में घुसकर सारी की सारी कढ़ी में एक्सपायरी डेट वाली दही मिला देती है और फटाफट अपने घर लौट जाती है। उस एक्सपायरी डेट वाली दही के कारण बहुत से ग्राहकों के पेट खराब होते हैं, लेकिन कोई इस बात पर गौर नहीं फरमाता कि ये सब कढ़ी चावल खाकर ही हुआ है। लगता है ग्राहकों को समझ ही नहीं आया होगा कि ये सब उस कढ़ी चावल को खाने के बाद हुआ है, इसीलिए मेरी ये चाल उल्टी पड़ गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अब रंजना चुपके से जाकर उन चारों की बनाई कड़ी चावल में कॉकरोच मिलाती है और जब ग्राहक उन मरे हुए कॉकरोच को अपनी थाली में देखते हैं तब वो सब डर जाते हैं। ये सब क्या है? अरे ये पकौड़े वाली कड़ी नहीं, कॉकरोच वाली कड़ी है। छी! अरे और तुम चारों क्या अपने ग्राहकों की जान लेना चाहती हो क्या? अरे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती हैं तुम चारों से? अरे ये सब कैसे हो गया? हमें हमें माफ़ कर दीजिए। हमारे ढाबे की रसोई में हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं हम, और सफाई तो 50 बार करते हैं, फिर ये कॉकरोच कैसे? अरे अब बंद करो अपनी बकवास। अगर मैं भी ये कॉकरोच खा लेता तो कितने लेने के देने पड़ जाते। बस अब बहुत हुआ, अब तो तुम चारों की कंप्लेन करनी ही पड़ेगी। नहीं भाई साहब, हमें माफ़ कर दीजिए, ये ज़रूर गलती से हुआ है। हाँ भाई साहब, कोई भी कदम उठाने से पहले हमारी बात तो सुन लीजिए ठीक से, प्लीज़ भाई साहब। उस दौरान अचानक से रंजना के घर पर आग लग जाती है और वसुधा और उसके चारों बेटे ही रंजना को उस आग से बचाते हैं, जिसके बाद रंजना को अपने किए पर खूब शर्मिंदगी महसूस होती है। और जैसे ही पुलिस चारों बहनों को गिरफ्तार करने जाती है, उतने में वहां पर रंजना आती है और वो पुलिस के सामने सारा सच कबूल कर देती है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही मिलाए हैं इस कढ़ी में कॉकरोच, और इससे पहले भी मैंने इनकी कढ़ी में एक्सपायरी डेट वाली दही मिलाई है। मैं हमेशा इनके परिवार की बर्बादी चाहती थी, लेकिन आज जब मेरे घर पर आग लगी तब इन चारों के पतियों ने और सास ने ही मेरी जान बचाई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। क्या? सभी रंजना के इस सच को सुनकर हैरान हो जाते हैं और रंजना को जेल हो जाती है। वहीं चारों बहुएं अपना कढ़ी चावल ढाबा चलाना जारी रखती हैं और भरपूर तरक्की करती हैं। प्रेमलाल और मृणालिनी दोनों की 4 बेटियां होती हैं। मृणालिनी फिर से गर्भवती होती है। प्रेमलाल, उसकी मां बरखा और पिता गोपीचंद को अब इस बार एक बेटे की आशा होती है। डिलीवरी का समय आता है और प्रेमलाल, बरखा और 4 बेटियां गोपीचंद बेसब्री से अस्पताल के कमरे के बाहर खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं कि तभी उन बच्चों के रोने की आवाज आती है और डॉक्टर बाहर कहते हैं, बधाई हो, आपको एक बेटी हुई है। हाय राम, पहले ही 4 पनौती कम थी, जो एक और पनौती को जन्म दे दिया इसको लक्ष्मी ने। हाय। अब तो कोई आस न बची बेटे की। हमारे खानदान का वारिस इस जन्म में नहीं आएगा। अरे हमारे तो भागे फूटे हैं। जब प्रेमलाल हॉस्पिटल रूम के अंदर जाकर मृणालिनी को मिलता है तब देखिए ना जी, कैसी है हमारी फूल सी बच्ची। इसकी चारों बहनों को भी बुलाइए ना, और वो भी तो देखें अपनी छोटी सी नन्ही सी बहन को। नहीं, अब एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से खत्म। तुम्हारा सामान मैं यहाँ भी दूंगा और सामान के साथ तुम्हारी 4 बेटियों को भी भेजूंगा। अब तुम और तुम्हारी 5 बेटियां, तुम्हें सलाम, मुझसे ज्यादा बहुत दूर चली जाओ। प्रेमलाल जी, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रेमलाल जी, प्रेमलाल जी। प्रेमलाल वहां से चला जाता है। डिस्चार्ज मिलने पर प्रेमलाल मृणालिनी का सारा सामान और उसकी 4 बेटियों को घर से बाहर निकालता है और अब मृणालिनी अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए और बाकी 4 बेटियों को यहाँ वहाँ लेकर दर दर भटकती है। चारों बेटियों के नाम रीना,
पंखुड़ी, दिव्या और प्रीति होते हैं। माँ, अब हम और कितना चलेंगे? काश हमारी नानी होती, हम उनके घर जाकर रुकते फिर, है ना? हिम्मत रखो मेरी बेटी, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। मृणालिनी अपनी बेटी को गांव के बस स्टैंड पे ले जाती है और बस में बैठाकर वो मुंबई आ जाती है। भाई साहब, ये कौन सी जगह है? कौन सा शहर है? बहन जी, यह है सपनों का शहर मुंबई। क्या? मुंबई? मुंबई शहर में मैं अपनी 5 बेटियों संग क्या करूंगी? मृणालिनी का कोई रिश्तेदार नहीं होता। वो गलत बस में बैठ जाती है और ना चाहते हुए भी सपनों के शहर मुंबई में पहुंच जाती है। अब वो मुंबई में सबसे पहले एक मंदिर में जाकर रहती है और तीसरी सुबह श्रीमती नाम की एक औरत मृणालिनी को देख कहती है, ओ बहन, मैं तुझे पिछले 2 दिन से देख रही हूँ। तू अपनी 5 बेटियों संग इस मंदिर में रह रही है। काफी दुविधा में ऐसा व्यतीत हो रहा है। आखिर बात क्या है, बताएगी? मृणालिनी श्रीमती को सारी कहानी बताती है और फिर, सुन मृणालिनी, मेरी पहचान में काम है। यहाँ से आगे जाकर समुन्दर वाले रास्ते पर एक बड़ी कोठी है, वहाँ अमीर लोग रहते हैं। वहाँ तुझे नौकरी मिल सकती है। ठीक है दीदी, धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। अरे चिंता ना कर, अब फिलहाल के लिए तू मेरे घर चल, और जब तक तू अपने लिए छत नहीं बना लेती तब तक तू मेरे घर पर ही रह। ठीक है, बहुत बहुत उपकार श्रीमती दीदी। मृणालिनी अपनी 5 बेटियों संग श्रीमती के घर रहने लगी है। मृणालिनी को बड़ी कोठी में काम भी मिल जाता है। वो दिन भर अपनी नन्ही छोटी बेटी की देखभाल करने के साथ साथ वहाँ साफ सफाई और खाना बनाना और अन्य काम करती और फिर रात में घर लौटती। कैसा रहा आज का दिन मृणालिनी? बहुत ही अच्छा। मैंने सुना था मुंबई के बड़े लोग काफी अकड़ू और घमंडी होते हैं, लेकिन मेरी सेठानी और सेठ जी दोनों भी बहुत नेक दिल वाले हैं। बहुत खूब। और मेरी बेटियों, क्या कर रही हो तुम सब? तुम्हें पता है ना, कल हम स्कूल में जाने वाले हैं एडमिशन कराने। मृणालिनी अगली सुबह अपनी 4 बेटियों संग स्कूल में जाती है और उनका प्रवेश कराती है। छोटी बेटी, जिसका नाम इशिता रखा जाता है, वो भी बड़ी हो जाती है। प्रीति दीदी, रीना दीदी, दिव्या दीदी, पंखुड़ी दीदी, आप सबको आज अपनी छोटी बहन को पार्क में घुमाने ले जाना होगा, ठीक है? ठीक है बाबा, ठीक है। सब कुछ फिर से पटरी पे आने लगता है, मानो खुशी ने फिर से मृणालिनी और उसकी 5 बेटियों के जीवन में दस्तक दी है। उसकी एक बेटी अभिनेत्री बन जाती है, एक बेटी दिव्या एक सम्मानित पुलिस अधिकारी बनती है और प्रीति एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती है और इशिता भी कॉलेज की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती है और उसे एक गायिका बनना होता है, तो वो जी तोड़ मेहनत करके अपनी मेहनत में लग जाती है। 5 बेटी अपने जीवन में खूब तरक्की कर रही होती हैं, लेकिन अचानक से एक दिन शहर में बाढ़ आ जाती है और उस तूफानी सैलाब में 5 बेटियां अपनी मां मृणालिनी से बिछड़ जाती हैं। बचाओ 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 मेरी बच्चियों, पंखुड़ी, इशिता, प्रीति, दिव्या, रीना। किस्मत उन 5 को अपनी मां से अलग कर देती है। मृणालिनी तूफान में बहकर दूसरे गांव पहुंच जाती है। 5 बेटियां अपनी मां को हर जगह ढूंढती हैं, लेकिन उनको वो कहीं नहीं मिलती, यहाँ तक कि सरकारी कार्यालय और शिविर में भी नहीं। हमारी माँ कहाँ गई होंगी? पता नहीं, भगवान करे माँ जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो। माँ, माँ, रो मत इशू, हम हैं ना, हम 5 मिलकर हमारी माँ को ढूंढेंगे। 5 बेटी अपनी माँ को ढूंढने लग जाती हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। समय बीत जाता है और 5 बेटियों को लगता है कि उनकी माँ मर चुकी है। वहीं मृणालिनी को भी यही लगता है कि उसने अपनी 5 बेटियों को खो दिया है। वो अब एक ढाबे पर काम करने लगती है और अकेले रहती है। मेरी बेटियां, काश वो तूफान हमारी जिंदगी में नहीं आता। 2 साल बाद
रीना अपनी फिल्म का प्रचार करने एक गांव में आती है जहां मृणालिनी भी रहती है। उस सैलाब के बाद मृणालिनी इसी गांव में आकर रहने लगी थी। रीना से मिलने बहुत ज्यादा भीड़ इस गांव में इकट्ठा हो जाती है। अरे खिसको जरा साइड में, अब मुझे भी देखना है कौन सी हीरोइन आई है। हाँ हाँ, चलो चलो, हम सब देखते हैं। मीना जी, आप कहाँ जा रही हैं? कोई नेता आया है क्या? नेता नहीं, एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार आई है। अब हमारे गांव में तो कोई टीवी या अखबार नहीं है, तो हम उसका नाम नहीं जानते हैं। फिर भी फ्री फंड में देखने में क्या गुनाह है। मृणालिनी भी उन औरतों संग आगे जाती है और अपनी बेटी रीना को देख हैरान और दंग रह जाती है। माँ, रीना! रीना और मृणालिनी दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगती हैं और पूरा गांव ये दृश्य देखकर चकित हो जाता है। रीना मृणालिनी को फिर से मुंबई ले जाती है और इस तरह पांचों बेटियां अपनी माँ को फिर से मिल जाती हैं। आपको पता है माँ, हमने आपको कितना मिस किया। हमें तो लगा कि आप नहीं रही। आपको पता है, मैं अपनी कंपनी की CEO बन गई हूँ। और माँ, मैं भी मेरा अस्पताल खोल रही हूँ। अब आप मिल गई हो तो आप ही मेरे अस्पताल का उद्घाटन करना, क्योंकि मेरी दुनिया, मेरे भगवान, सब कुछ आप ही हो। मुझे भी कमिश्नर की पोस्ट मिल गई है माँ। सबको जब ये बात पता चलेगी कि आप जिंदा हो और आप हम सबको फिर से मिल चली हो, तब सारा पुलिस स्टेशन खुश हो जाएगा। और एक और बड़ी खुशखबरी है, मेरी पहली फिल्म में इशिता सारे गानों को गाने वाली है। हर्रे! सच में आज मुझे अपनी पांचों बेटियों पर बहुत गर्व हो रहा है। तुम्हारे पापा ने, दादी और दादू ने तुम्हें नकारा था क्योंकि तुम बेटी थी और उन्हें बेटे ही चाहिए थे। ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। पांचों बेटियां खूब तरक्की करती हैं और जब रीना की फिल्म रिलीज होती है तभी गरीब परिवार का इंटरव्यू लिया जाता है और उसे टीवी में देख प्रेमलाल, बरखा और गोपीचंद को अपने किए का बहुत पछतावा होता है। ये कहानी वीरपुर नामक एक गांव में रह रहे बंसी की है। बंसी गांव में अपनी बीवी कुसुम और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहता है। उसका गांव में एक ढाबा होता है जिसका नाम शुद्ध वैष्णव ढाबा होता है। उस ढाबे में केवल शुद्ध शाकाहारी खाना ही मिलता है। अरे वाह, ये पूरी और सब्जी तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। इसमें तो लहसुन और प्याज भी नहीं है। अरे पूरे गांव में हर ढाबे से भी कमाल का है ये ढाबा, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध और शाकाहारी खाना मिलता है। सच में बंसी, तुम्हारी माँ का वैष्णो देवी में भक्ति देखकर हर कोई तुमसे प्रेरित हो जाता है। तुम एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हो। धन्यवाद भाई साहब। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म मसाला पापड़ और ये आपके लिए ठंडी ठंडी मसाला छाछ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। इसकी तो महक ही इतनी मस्त है तो इसका स्वाद कितना अच्छा होगा। तुम तो कमाल के हो बंसी। अरे हो भी क्यों ना। अरे बंसी के हाथों में स्वयं माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद है। बंसी दिन रात खूब मेहनत करता है। वो सुबह शाम अपने ढाबे में रखे छोटे से मंदिर में माँ वैष्णो की पूजा आराधना भी करता है और फिर खाना बनाता है। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। क्या बात है कुसुम, हमारी मुन्ना ने इस बार तो बड़े अच्छे नंबर लाए हैं परीक्षा में। वाह मुन्ना वाह, यूं ही मेहनत करते रहो और हमारा नाम रोशन करो। जी आप थक गए होंगे ना, जाइए हाथ मुंह धो लीजिए। मैं जल्दी से सब्जी गरम करके गर्मा गर्म फुलके बना देती हूँ। नहीं कुसुम, तुम आराम करो, मैं आज फुलके बनाता हूँ। नहीं नहीं जी, आप क्यों? अरे कुसुम, माना कि हम पति लोग बाहर से काम करके आते हैं, लेकिन तुम गृहिणियों के पास तो हमसे भी ज्यादा काम होते हैं और तुम लगातार किसी मशीन की तरह मुस्कुराकर काम करती रहती हो ना। कभी मुझे भी तुम्हारा काम करने का मौका दे दिया करो। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद इतने अच्छे पति होने के लिए। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आप मेरे जीवन में हो। बंसी कुसुम के हिस्से का काम करके उसे आराम दे देता है। एक दिन गांव में एक नथु आदमी आता है और वो वहां पर अपना ढाबा खोलता है, लेकिन कुछ दिनों तक उसके ढाबे पर ग्राहक ना आने पर वो अब बंसी से खूब जलने लगता है। माना कि मेरी किस्मत फूटी है, इसलिए मैं जिस भी गांव में जाकर ढाबा खोलता हूं वहां मेरा ढाबा चलता ही नहीं है। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हिसाब से नहीं चलने दूंगा। हाँ, इस बार मेरी किस्मत मेरे हिसाब से चलेगी।
जब से आया हूं देख रहा हूं कि ये बंसी ढाबे वाला पूरे गांव में किसी हीरो की तरह मशहूर हो गया है। बस बहुत हुआ, मेरे इस रास्ते के पत्थर को मैं हटा कर ही रहूंगा। बंसी, अब तेरा शुद्ध वैष्णो ढाबा बंद पड़ने वाला है, तैयार रहे तू। नथु एक दोपहर चुपके से बंसी के ढाबे में जाता है और वो उसके बनाए हर एक पकवान में लहसुन और प्याज के टुकड़े मिला देता है। बहुत उड़ता है ना तू शुद्ध शाकाहारी खाना बेचने पर। अब देख, जब ये शुद्ध वैष्णो ढाबा ही अशुद्ध हो जाएगा तब तुझे ना चाहते हुए भी अपने ढाबे को बंद करना ही पड़ेगा। बाद में जब ग्राहक वो सारा खाना खाने आते हैं तभी वो सब खाने में लहसुन और प्याज देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे बंसी ये क्या, इस दाल में तो प्याज और लहसुन मिला हुआ है, इतना बड़ा धोखा। अरे शुद्ध शाकाहारी खाने के नाम के नीचे तुम हमें ये अशुद्ध लहसुन प्याज से मिला हुआ ये खाना खिला रहे हो। तुमने ये बहुत गलत किया है बंसी, आज तुमने हमारे साथ ये किया है, कल को दूसरों के साथ भी ऐसा ही करोगे। ये कैसे हो सकता है, ये मैंने नहीं किया है, मेरा विश्वास कीजिए, सच में ये सब मैंने नहीं किया है। अरे बस बंद करो अब अपना ये नाटक। अरे गांव के सभी लोग तुम पर आंख बंद करके भरोसा करके तुम्हारे ढाबे पर बिना लहसुन प्याज का खाना खाने आते हैं, लेकिन तुम उनके भरोसे को इस प्रकार गलत फायदा उठाते हो। छी, लानत है तुम पर बंसी। अरे मैं तो कहता हूं बाकी गांव वालों को भी इस बंसी की असलियत बताई जाए ताकि ये दूसरों के साथ ऐसा गलत न करे। हाँ, इसका ढाबा बंद ही करवाना होगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे ये सच्चा होता तो इसके ढाबे पर ये लहसुन प्याज रखता ही नहीं। अगर तुमने इसमें नहीं मिलाया तो इस खाने में लहसुन प्याज किसने मिलाया है फिर? लहसुन प्याज अपने आप चलकर आया है क्या इसमें? कुछ भी बकवास करते हो। बंसी को कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब कैसे हुआ। गांव वाले उसे खूब सुनाते हैं और उससे उसका ढाबा बंद करवाने लगते हैं। बंसी इन सब के बाद बहुत टूट जाता है। मुन्ना की बाबूजी, मैं जानती हूँ कि आप ऐसी कोई घटिया हरकत कर ही नहीं सकते। पता नहीं कैसी अग्नि परीक्षा ले रहा है माता रानी। हे माँ वैष्णो, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आप तो जानती हो ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। खाने में लहसुन प्याज मिलाना क्या, मैं तो मिलाने के बारे में नींद में भी नहीं सोच सकता। मैंने और हम सब ने बचपन से आज तक लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाया है। वैष्णो माँ पर भरोसा रखिए मुन्ना के बाबूजी, आपके साथ अन्याय हुआ है। माँ आपको न्याय दिलाकर ही रहेंगी। उनकी भक्ति और उनकी शक्ति पर भरोसा रखिए। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। आप जानते हैं ना कि आप बेकसूर हैं। फिर आपको घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बंसी और कुसुम माँ वैष्णो से प्रार्थना करते हैं। वहीं नथु के ढाबे पर अब ग्राहकों का आना जाना थोड़ा बढ़ जाता है, जिनसे उसे बहुत खुशी महसूस होती है। मेरा मकसद पूरा हुआ, जो मैंने चाहता था वही हुआ। अब धीरे धीरे मेरा ढाबा इस गांव का सबसे मशहूर ढाबा बन जाएगा। लेकिन माता रानी अपने भक्त के साथ अन्याय होते कैसे देख पाती? वो स्वयं धरती पर अवतरित होकर नथु के पास जाती है और साक्षात माँ वैष्णो को देख नथु के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत उनके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाता है। माता रानी आप? हाँ, मैंने देखा किस प्रकार तुमने मेरे परम भक्त बंसी के साथ गलत किया है। माता रानी वो अब तुम्हें जाकर सभी गांव वालों के पास अपने बुरे कर्म के बारे में बताना होगा। कैसे तुमने बंसी के साथ अन्याय किया। अगर तुमने ये नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे भक्तों को ठेस पहुंचाने वालों को मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं माता रानी, मैं जाकर सबको मेरे गुनाह के बारे में बता दूंगा। आप मुझे सजा मत देना। मैं सब कुछ बताऊंगा सबको। नथु अब गांव वालों को जाकर सारी सच्चाई बताता है, जिसके बाद सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं और नथु को बहुत मारते हैं। नथु, तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया है। अरे क्या मिला तुझे ये सब करके? अगर तुझे अपने ढाबे की तरक्की करानी थी तो खुद के बलबूते मेहनत करता, भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन नहीं, दूसरे की सफलता में बाधा डालकर खुद सफल होना, यही तो गलती कर देते हैं हर कोई, जो कि सरासर गलत है। तुम जैसे बुरे लोग बुरा काम करते समय ये भूल जाते हो कि तुम्हें देखने वाला ऊपर बैठा है। वो जब क्रोधित हो जाते हैं तब बुराई का सर्वनाश तो तय है।
इस नालायक आदमी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है बंसी। ये इस गांव में बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। हाँ, निकल जाओ हमारे गांव से। इस गांव में तुम जैसे पापी लोगों की कोई जगह नहीं है। गांव वाले नत्थू को गांव से बाहर निकाल देते हैं और नत्थू को उसके किए की सजा मिल जाती है। वहीं बंसी अपना शुद्ध वैष्णो ढाबा फिर से खोलता है और अपने ढाबे पर खूब मेहनत करके पहले से कहीं ज्यादा सफल होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।